खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं असदुल्ला खान। आज इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नमल यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को बड़ा डिफेंड किया, उनका भरपूर दिफा किया और उनकी बड़ी तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बड़ी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है। इमरान खान ने यह भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं इनके साथ वो बैगेज नहीं है जो शहबाज शरीफ के साथ था। उस्मान बुज़दार के बच्चे या दामाद मुल्क से पैसे लूट के बाहर फरार नहीं हो चुके हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा आज खिताब करते हुए, ज़रा ये सुन लीजिए। बड़ी गलत शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के ऊपर बात की, क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी ज़ात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अपनी फैक्ट्रियां, अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे, अपने बेटों को अरबोपति नहीं बना देंगे, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया, इनके वो बेटे डर के एहतसाब से बाहर नहीं भागे हुए, इनका इलाज पाकिस्तानी अस्पतालों में होगा, ये शरीफ खानदान के चेकअप भी बाहर के अस्पतालों में होते हैं। इसलिए इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बड़ी गलत पहले तो हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ आमिर मतीन साहब और राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूं। ये हमारा पहला इशू होगा। इस पर इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, नैब की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उनके पास पहले से हैं, जो यानी नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ का, फवाद हसन फवाद, आहा चीमा, साद रफ़ीक, और फिर वो फेक अकाउंट्स वाली JIT रिपोर्ट भी उनके पास आ गई है। और अब एक और जिम्मेदारी बढ़ रही है कि वो 5 रेफरेंसेस उन्होंने दायर करने हैं मलिक रियाज साहब के खिलाफ। तो कैसे इतना ज़्यादा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से क्या हो रहा है, और फिर ये कि बहरे टाउन का मुस्तकबिल क्या है, उनके केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, परसों भी केस की समाअत है, परसों क्या होने जा रहा है, तो इस पर भी आज हम प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले आमिर साहब, ये जो उस्मान बुज़दार साहब को आज फिर डिफेंड किया है और क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ज़बान इस्तेमाल की थी, वो मैं वैसे आपको 20 सेकंड का एक और शॉर्ट भी सुनवाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। वो ज़रा वो भी देख लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, जिसको रिस्पॉन्ड किया आज इमरान खान साहब। पंजाब के जो वजीर आला हैं, ही कांट इवन रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल कॉल विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स परमिशन। उनकी इजाजत के बगैर वो एक कागज नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज की इजाजत लेते हैं। वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। कॉन्फिडेंट है इमरान खान के बेहतरीन वज़ीर आला बनेंगे उस्मान बुज़दार? पहली बात तो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, बड़ी बैड टेस्ट में हैं। ये ख़ुद 2-3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की थोड़ी सी तकरीम करनी चाहिए। हाँ, उस्मान बुज़दार पे हम भी बड़ी तनकीद करते रहते हैं और इमरान खान साहब ने एक ज़िद लगा ली है। हम उनकी बात मान लेते हैं कि वो बड़े अच्छे आदमी होंगे, शक्ल के, आदत के, सीरत के, सारी अच्छाइयाँ होंगी। हमें उनके अच्छापन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पंजाब में गुड गवर्नेंस। बुरा आदमी भी हो मगर गुड गवर्नेंस अगर कर रहा हो तो वो हमने वो पैमाना है हमारा। हमें इससे कि वो बड़े अच्छे हैं, फलाना है, ये नहीं तकरीर सुननी। हमने वहाँ पे देखना है कि पंजाब में कर क्या रहे हैं। होता ही है कि रूटीन के अंदर भी हमें अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल पता नहीं है कि पंजाब की पॉलिसी है क्या। वो जो बताया गया था 100 दिन का, वो ज़्यादा इस्लामाबाद में ही फोकस रहा। 100 दिन का अच्छा बुरा जो भी था एक अलग बहस है, पर यहाँ ये नहीं पता 100 दिन क्या 5 महीने हो गए हैं कि पंजाब में ये कैसे पंजाब चलाना चाहते हैं। अभी तक कोई उसके कॉन्टोर्स नहीं आए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस की पॉलिसी क्या है, कैसे चलाना चाहते हैं, कैसे वो बेहतर पंजाब करना चाहते हैं, कैसे वो KP मॉडल, रियासत मदीना, अभी तक उसके कॉन्टोर्स नहीं है। दूसरा ये है कि जब भी कभी कोई पंजाब के अंदर इशू आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिजवान गोंदल के वाक़े से, वहाँ पे पहले ही दरार पहले शुरू के ही 1-2 हफ्ते में आ गई थी कि जनाब यहाँ पे ये एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर लाए हुए हैं और ये शायद जान के लाए हुए हैं कि उसमें वो गुज्जर साहब, SN गुज्जर साहब जैसे लोग बैठ के उसके साथ वो कर रहे हैं। पता लग गए थे ये डमी चीफ मिनिस्टर। उसी एक वाक़े से पता चल गया कि उनसे ना पूछा गया, सिविलियन आदमी ने उनके सामने आके पुलिस वालों को झाड़ा बाड़ा और उसको रिजवान गोंदल को उन्होंने सबक बना दिया। आज तक 5 महीने से उसकी पोस्टिंग नहीं हुई और सबक बना दिया। दूसरा वाक़या ये साहिवाल का हो गया, दरमियान में भी होते रहे, मगर साहिवाल में भी आके हो गया कि उन बेचारों की, इट वाज नॉट कि व्हाट हैपेंड,
कि ये था कि जिस तरह उसको ट्रीट किया गया, हैंडल किया गया, उसके अंदर उनके कैपेसिटी इश्यूज भी नहीं आए कि उसमें उस्मान बुज़दार साहब कहीं नज़र नहीं आए कि वो वहाँ पे नज़र आए तफ्तीश के अंदर या वहाँ पे बाद में जो फैसला करने वाला जो है मामला। तो ये हमें इमरान खान साहब से हम मानते हैं कि वो बड़े अच्छे आदमी होंगे, हमें बहुत ज़्यादा जोड़ दें पंजाब की गुड गवर्नेंस टू। तीसरा, पॉलिटिशियन के लिए जिद नहीं लगानी चाहिए कि जनाब मैंने अब कह दिया है तो जो है अब ये अच्छा ही रहेगा 5 साल। आप टाइम बाउंड करते हैं, आप गोल्स देते हैं कि जनाब ये मैंने 5 महीने दिए हैं। हम इमरान खान से सुनना चाहते हैं कि वो कहें पहले 5 महीने दिए हैं, मैं मजीद, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, आप परफॉर्म करेंगे उस्मान बुज़दार साहब। हमें ये ना कहें अच्छा है, ये ज़रूर साबित करें कि कैसे अच्छा है, क्या अच्छा काम किया है। हमें वो फिगर्स दें कि तालीम में उसने ये काम कर दिया, हेल्थ में उसने ये कर दिया, गवर्नेंस में ये काम कर दिया, जो हमारे तक इतला आई हैं। वहाँ तो कोई भी इलाके का कौंसल एजेंट, MP, MNA लगे, इस तरह आपकी सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, तो उससे क्या फिर वो तो शहबाज शरीफ मॉडल ही था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, इससे बड़ा बेहतर था। एक ये वाली जो दलील है ना आमिर साहब के एक आम आदमी है, तजर्बा नहीं है, उसको कुछ लोग इस तरह से जवाब देते हैं कि भाई ये तजर्बा पहले भुट्टो साहब ने किया, हनीफ रामे साहब को लगाया या मलिक मिराज खालिद को लगाया, फिर खुद जुनेजो साहब की एग्जांपल दी जाती है कि जुनेजो साहब को ज़ियाउल हक ने एक आम आदमी को उठा के जो है वो ये मौका दिया, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो उनकी मिसाल देकर हम तवक्को कर सकते हैं? वो मिसाल बिल्कुल इसलिए नहीं बनती है कि रामे साहब के एक पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स थे, जुनेजो साहब काउंसलर बने, MPA बने, सूबाई वजीर बने, सूबाई वजीर के बाद फेडरल मिनिस्टर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर। ही वाज अ नोबडी, ही वाज नॉट अ नोबडी, ये बिल्कुल नोबडी है। इनके सिर्फ एक दफ़ा, पहली दफ़ा ये MP इलेक्ट हो रहे हैं, और वो भी बिल्कुल एक बॉर्डर के ऊपर बलोचिस्तान से हैं, मुल्तान में कभी इनका एक्सपोजर बड़ा कम है। सो इनकी बिल्कुल ये नौवारद है सियासत के अंदर, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के अंदर। सो एक पहली तो ये मिसाल नहीं मिली। दूसरा, इनको प्रिसाइजली इसलिए लाया गया है मेरे ख्याल में कि ये कमज़ोर आदमी हैं, क्योंकि परवेज़ खटक एक स्ट्रांग आदमी था, उसे KP मॉडल तो बना दिया, मगर वो फिर हर एक की ये नहीं था कि वो इमरान खान की, जहांगीर तरीन की या हर एक की सुनता था। दरमियान में उनके खिलाफ शिकायतें थी। ये जो अरबाब शहजाद साहब यहाँ पे लाए हुए थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कि उनका ख्याल था कि इस पर करप्शन के इल्ज़ाम भी हैं। तो वो उनको ये तजर्बे से उनको भी सूट करता था, और उनके इर्द गिर्द जो पावर लॉबीज हैं मेरा ख्याल उनको भी कमज़ोर चीफ मिनिस्टर सूट करता था। तो उनकी बेसिस को ये जिसकी वजह से कह रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है, ये हमें परफॉर्मेंस, ठीक है आप कमज़ोर आदमी ले आएँ, अगर मगर गवर्नेंस को करके दिखा दें ना, हमें कॉन्क्रीट टर्म्स में बताएं कि 1 2 3 4 5 ये 6-5 काम है उस्मान बुज़दार ने किए हैं, तो हम मान लेंगे। सिर्फ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है और रोजे रखता है और सुबह दुआएं पढ़ता है, शाम को कुकड़ी खाता है, ये तो कोई रीजन नहीं। ये बताएं कैसे अच्छा आदमी है? आपकी ये बातें पहुंच गई होंगी प्राइम मिनिस्टर तक, क्योंकि वो आपको बड़े गौर से सुनते हैं। आज उन्होंने जिक्र भी किया कि रऊफ क्लासरा साहब की तनकीद, मैंने तनकीद कर ली, मगर ये उन्होंने रऊफ क्लासरा की आज बात की, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। रऊफ क्लासरा ने भी इसको बड़े पॉजिटिवली लिया, मैं भी पॉजिटिवली लेता हूँ कि अगर वो वाकई ये देख रहे हैं प्रोग्राम और तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं और उससे करेक्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत सही, दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम इमरान खान। वरना यहाँ पे देखा जाता था कि वो नवाज शरीफ साहब फॉर एग्जांपल, वो तो बिल्कुल तनकीद ना उन तक पहुंचती थी, ना वो टीवी देखते थे, वो फ्रैंकली कह देते थे मैं तो टेलीविजन में नहीं देखता, अखबार भी नहीं पढ़ता। तो ये अगर ये इन तक तनकीद पहुंच भी रही है और तनकीद को ये अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। आप इस सियासी गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहेंगे या आगे चले? एक बात तो सिर्फ बड़ा मैं क्लियरली कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इमरान खान के बगैर वो इस पर रिस्पॉन्स भी नहीं करते। आप अपना बताइए कि आप प्रोटेक्शन वारंट्स के अलावा कहीं रिस्पॉन्स कर सकते हैं? आज स्पीकर आपके प्रोटेक्शन वारंट्स इशू ना करें, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इतनी बड़ी जमात के आप प्रेसिडेंट है, आप क्या जेल से बैठ के रिस्पॉन्स करेंगे? एंड नंबर 2, जो बात हो रही है कि जी इसकी बुज़दार में ठीक है वो कोई जो लगेज कैरी नहीं करता, लेकिन खान साहब को जो इस वक्त चाहिए वो चाहिए गुड मैनेजर्स चाहिए, बिकॉज उन्होंने पंजाब को मैनेज करना है, चीज़ों को मैनेज करना है कि जो ऐसी सिचुएशन में है कि आज उनके अपने एक हैं अलीम खान साहब, वो कहते हैं कि जी पंजाब में अभी भी करप्शन हो रही है। अगर करप्शन हो रही है तो एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस करना है, करप्शन को रोकना है, तो फिर आपको वही मैनेजर, वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा चाहिए कि जो करप्शन को रोक सके। लेकिन एक बात है
कि जी जनाब हम ये देखते हैं कि जी बड़ा एक्सपीरियंस तो शहबाज शरीफ से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में किसी का तजर्बा नहीं था, शहबाज शरीफ से ज्यादा 3 दफा का वो सीएम रह चुका है, लेकिन उसने पंजाब में क्या गुड गवर्नेंस की। हमें पुलिस, आज जो ये पुलिस का हाल देख रहे हैं यही शहबाज शरीफ साहब ने की। आपने साफ पानी पीने का देख लिया, आपने हेल्थ का देख लिया। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बहुत बड़े अगर एक्सपीरियंस हैं तो अगर आप इतने ही क्रूक और ईवल हैं तो फिर आप उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाए। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अब आमिर साहब, एक और मैं बड़े इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आना चाह रहा था। तो मामला यह है कि नैब के पास हाई प्रोफाइल केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। अब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ का तो पहले से चल रहा था, फिर वो और साद रफीक और बाकी और लोगों का आया, फिर JIT वाली रिपोर्ट आई हुई है, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। और अब मलिक रियाज साहब के खिलाफ 5 रेफरेंसेस अभी तक दायर नहीं हो सके थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा है और परसों उन्होंने अदालत में आकर बताना है कि वो कब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप समझते हैं कि इस पर भी फोकस करना चाहिए भाई कि कैसे ही करेंगे, इतना सारा कुछ है तो उसको कैसे, उसमें टीम इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, नए लोग और बड़े नामों को ऐड करना पड़ेगा, क्या होगा? पहली बात तो ये है कि मुझे ये बड़ी तनकीद नैब पे करने के बावजूद थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कराची नैब में कम अज़ कम उन्होंने इतना ज़रूर हौसला किया है कि थिंग्स आर चेंजिंग इन नैब, कि वो उन्होंने मलिक रियाज के दफ्तर पे छापा मारा है। दूसरा ये है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा कराई है वो आज तक ऐसी नैब की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। मलिक रियाज साहब का कहना ये है कि मामला क्योंकि सब्जुडिस्ड है तो हम केस की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मगर सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों के डिपॉजिट्स का मसला है, तो ये इस पे उस हद तक हम बात ज़रूर करना चाहेंगे कि केस इस वक्त है क्या। वहाँ पे पहले मलिक रियाज साहब कह रहे थे कि जनाब मेरे सारे केसेस कुसेस ख़त्म कर दें तो ये 200 रुपया दूंगा, 200 से 250, 250 से 300। अब लेटेस्ट ये है कि उन्होंने 358 अरब रुपए की ऑफ़र कर दी है कि जनाब ये हमसे ले लें तो हमारी जो है ना जान छोड़ दें। अदालत उससे एग्री नहीं करी, उन्होंने कहा आप अपनी मज़ीद ऑफ़र लेके आएँ। मगर क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 आ जाते हैं। सबसे बड़ा तो नैब की क्रेडिट पे जो आती है कि नैब ने जो आखिरी रिपोर्ट जमा कराई है उसमें ये कहा है कि तकरीबन 2000 अरब इन्होंने लोगों से कलेक्ट किए हैं। तो ये 300 अरब रुपए इन्होंने कहा था 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, कभी 400 कहते हैं 500 हैं। सो ये नैब की एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आ गया है, उन्होंने ट्रांजैक्शन की तफसीलात भी बनाई हुई हैं कि 1800 अरब रुपया तो सीधा वो है, बाकी कोई फॉरेन करेंसी के अंदर है। टोटल मिला के तकरीबन 20 अरब रुपया, 2000 अरब रुपया उन्होंने कहा इन्होंने लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट किया है। उसके अंदर यह है कि इनके पैसे ये ना डॉट्स डू नॉट मैच, इनके बहुत थोड़े हैं। दूसरा उसके अंदर जो बात आ जाती है कि अदालत ने मना किया था, इसकी तफसीलात जो 358 की उन्होंने दी है ना ऑफर जो की है, उन्होंने कहा जी इसके 150 अरब रुपये तो ना जो MDA के था ज़मीन 7,000 एकड़ उसके लिए है, और बाकी जो हमने कब्जा किया है उसके लिए है 208 अरब रुपया कब्जे के लिए है। अब कब्जे के अंदर इशू ये है, या आमिर इस पर ज़्यादा तफसील से बता सकेंगे, कि नैब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2016 में, उन्होंने मना किया था कि हम ज़रा पहले ही आप लोगों के साथ बड़ा धोखा कर चुके हुए हैं, वो गैर कानूनी था MDA से, आप MDA ने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, मज़ीद जब तक हम फैसला नहीं करते हैं आप ज़मीन नहीं खरीदेंगे। तो वो 11,000 से ये लोग कहते हैं कि 16 और 18,000 के दरमियान 18,000 पे आ गए हैं, कभी 16 पे चले जाते हैं। नैब ने कहा हुआ है कि 25,000 जो है ना वहाँ पे एकड़ ज़मीन है, तो 25,000 एकड़ पहले तो ये है कि ये आपने अलाउ क्यों किया गया, ये इतनी बड़ी गैर कानूनी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 2016 के बाद आपने ये 18,000 एकड़ तक पहुंचे कैसे, उसकी ये लीगैलिटी है। तीसरा फाइनली जो है इस केसेस का मेरा ख्याल है कि ये जो नैब के अंदर ऑलरेडी जो रेफरेंसेस हैं या जो इसके बाद बनने हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनका इससे ताल्लुक नहीं है, वो क्रिमिनल साइड है, वो होती रहेगी। ठीक है, इनका इसमें ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ये आमिर बता सकेंगे कि ये नहीं है कि सबसे पैसे दे देंगे तो ये छूट जाएगी। आज कल एक फैशन बन गया है कि आप एक ना थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के जरिए, वो वर्चुअली खुद ही होते हैं इन मोस्ट केसेस, एक डायल कर देते हैं कि जनाब हमारे वहाँ पे इन्वेस्टर हैं, हमारा पैसे इन्वेस्ट हुए हैं तो हमारा भी तो ख्याल करें ना। तो उसके बहाने वो ना छोड़ देते हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1 में भी ये हुआ और भी जगह पे भी कोशिश की जा रही है, वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसके अंदर जो कब्जे हुए हैं, जो इलीगैलिटी हुई है और जो करप्शन हुई है, नहीं छोड़े जा सकते। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है
ये बाकी वकील साहब आपके पास बड़े लाइक बैठे हुए हैं, ये बताइए। बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर ऐसा आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये अगर 300 या 400 अरब रुपए ले लिए जाएंगे तो ये जो रेफरेंसेज हैं ये कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसमें तो वो K4 बैरिया से गुजारा गया, गैर कानूनी ट्यूबवेल वाला मामला है, फिर नक्शों की मंजूरी के बगैर वहां पर काम हो रहा है, फिर ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ये अलग 5 रेफरेंसेज अलग से बन रहे हैं। तो ये अगर 400 अरब रुपए अदा भी कर देते हैं जमीन की मद में MDA को, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो ये रेफरेंसेस अपनी जगह बाकी रहेंगे ना। सर यहाँ पे समझने की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नैब में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो केस चल रहा है बैरियर टाउन का, वो एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच है। इम्प्लीमेंटेशन बेंच किसका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आ गई 4 मई 2018 को, जी, एजाज अफजल साहब की, बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी, ठीक है, वो आ गई। उसके बाद उस जजमेंट के बाद एक रिव्यू फाइल हो गया, रिव्यू डिसमिस हो गया, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। उसके बाद वो जजमेंट अब फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, उसी जजमेंट में एक रिक्वेस्ट लिखी थी चीफ जस्टिस को कि हमारी इस जजमेंट को आपने इम्प्लीमेंट कराना है कि ये कहीं किसी डार्क एली में पड़ी ना रहे अपने बेंच के जरिए। अब उस जजमेंट में उन्होंने होल्ड किया हुआ है कि एक मिनिमम प्राइस वगैरह भी उन्होंने देख ली, और उसके साथ साथ उन्होंने जो नैब है उसको टाइम दे दिया है 3 माह का कि आपने ये रेफरेंसेस इसके खिलाफ फाइल करने हैं। अब वो जो रेफरेंस फाइल होने हैं उसमें ना तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच को मेरे नजदीक कोई इख्तियार है कि उसमें वो एक डॉट की भी ऊपर नीचे कर सकता है, रेफरेंस अपनी जगह पे होना है। अब जो सेटलमेंट है, अगर सेटलमेंट ये करेंगे भी तो ये सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल है, ये इनको करनी पड़ेगी नैब के साथ। नैब के साथ जब सेटलमेंट होती है वो प्ली बार्गेन, और उसमें जो फिगर आता है वो फिगर वो होता है कि जो नैब के तफ्तीशी या जो आईओस कैलकुलेट करते हैं, कि जैसे अभी आमिर ने बताया कि 2000 बिलियन वहां पे नैब ने एक दी है कि इन्होंने वो अमाउंट कलेक्ट किया है। अब अगर वो 2000 बिलियन कलेक्शन हुई है तो उसमें से नेचुरल सी बात है कि वहां पे जो डेवलपमेंट हुई है उस पर भी कुछ खर्चा हुआ होगा, रोड्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो वो माइनस होगा। और एक और चीज ध्यान में रखिए कि ये जो नैब का ये वाला केस है, इसके साथ साथ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें भी ये कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपने शायद वक्फा लेना है। वक्फे के बाद असल क्वेश्चन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई आर्बिट्रेशन का कोर्ट नहीं है। यहाँ पे जो ये सेटलमेंट का इशू आ गया है, ये यहाँ पे भी आ रहा है, ये कराची के अंदर तजावजात के अंदर फॉर एग्जांपल ये 5,000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई थर्ड पार्टी, उन्होंने कहा इलीगल चीज इज इलीगल। बिल्कुल ठीक है। एम्प्रेस मार्केट में भी ये हुआ, बस सिलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर जो है ना ये वाला इस्तेमाल करके ये वाला असूल कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट होकर सारा कुछ माफ कर दिया गया। क्वेश्चन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। वैसे अभी आप राजा साहब जो बात कर रहे थे कि वो जो फेक अकाउंट्स में भी मलिक रियाज साहब का नाम है, तो वो रेफरेंसेस इससे अलग होंगे। ये 5 रेफरेंसेस अलग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो एक उसमें अलग दूसरे होगा। पार्टीज हैं। लेकिन ये जरूर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब से ये कहा है कि आप इन रेफरेंसेस को फाइल करने के लिए, तैयारी के लिए उस GIT रिपोर्ट से भी मदद ले सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, इसके दीगर पहलुओं पर बात करते हैं जो आमिर साहब कह रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आमिर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की। आमिर साहब, ये वाला जो केस है जिसमें अब एक बार्गेन या सेटलमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि जी 350 अरब 358 अरब की ऑफर की और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, इसमें थर्ड पार्टी कौन है और ये जो थर्ड पार्टी है ये होता क्या है? हाँ, ये होता क्या है और इसका इंटरेस्ट क्या है? और ये जो इसमें मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी आकर ये कह रही है, उन्होंने अपना वकील खड़ा किया और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने नहीं पैसे इनसे लेने, हमने ठीक लिए थे उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं लिए थे, पैसे आपको और दिलवाने हैं इनसे। तो वो इस पर मुकदमा आमिर ये बताएं आम आदमी को, ये थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी होती कौन सी है? देखिए, अगर हम बैरिया के केस को लेते हैं तो बैरिया चूंकि एक ये हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, इसमें जब इन्होंने ये फाइलें बेची तो आम आवाम जिनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी होती है
उन्होंने जाके वो फाइलें ख़रीदी, वहाँ पे प्लॉट्स लिए, इसमें कि जी बैरियर टाउन एक अच्छी स्कीम है। जब उन्होंने वो प्लॉट्स ले लिए, उनके इल्म में नहीं होता कि ये ज़मीन कब्ज़े की होती है, इस ज़मीन को इलीगली अलॉट कराया होता है, एनी हाउ वो ख़रीद लेते हैं। जब वो ख़रीद लेते हैं तो नॉर्मली जो नैब के केसेस होते हैं उसमें थर्ड पार्टीज़ आती हैं। आपने मुदारबा के केसेस सुने होंगे, आपने वो डबल शाह का नाम सुना होगा। थर्ड पार्टीज़ ये होती हैं कि जो आम आवाम वहाँ पे अपना पैसा फंसा चुकी होती है। अब नैब का ये कानून है कि वो जितनी भी रिकवरीज होती हैं, उन रिकवरीज के बाद उनको सेटल करते हैं कि जी आपका इतना पैसा था, आपने इतना दिया हुआ है, या तो ये पकड़िए और उसके बाद आपका नुकसान पूरा हुआ। लेकिन कभी उसमें यह नहीं होता कि कोई ऐसी प्रोटेक्शन की क्लॉज आ जाए कि जिसमें वो जिस शख्स ने वो सारा करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस की हो उसको कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं होती, बल्कि उसको ज्यादा सीरियसली चार्ज किया जाता है कि आपने जनरल पब्लिक एट लार्ज को चीट किया है। अब इस केस में थर्ड पार्टी अगर हम देखते हैं तो कभी ओवरसीज आ रहे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कभी वहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि इस केस के अंदर ज्यादातर केसेस में वो जो बेचारे आम डिपॉजिटर है, आम आदमी जितने इन्वेस्ट कर दिया है, उस बेचारे के मुफाद कोई भी नहीं बचा रहा होता। ये ज़्यादातर लोग इनके अपने ही थर्ड पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हुए जो करप्ट पार्टी होती है, एक्यूज्ड पार्टी होती है, बैरिया इन दिस केस, उन्होंने अपने ही जो है ना इधर उधर से खड़े करके ना दो चार बड़े वकील, अब थर्ड पार्टी गरीब आदमी बचवाए, थर्ड पार्टी वही होती है आमिर, जैसे एमडीए आ गया, जैसे इसमें आ गया कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया, जिन्होंने जमीनें अलॉट की, जिन्होंने आईकॉन टावर की वो गवर्नमेंट जो मिली हुई है पीपल्स पार्टी की, उनका वकील फारूक नाइक है फॉर एग्जांपल। आप देखिए वही जो आईकॉन टावर के साथ आपने पब्लिक पार्क की जमीनें, वो हिंदू स्कूल की जमीनें, वो लाइब्रेरी की जमीनें दे दी, फिर इन्हीं को इकट्ठा किया जाता है कि जी आप आइए और थर्ड पार्टी की बात करें। अब देखिए इसमें यहाँ पे सारी पार्टीज जो है ना, हम इसलिए ये बात करते हैं क्योंकि सारी पार्टियां, इवन दी फोर्थ स्टेट जो है, फोर्थ पार्टी जो कि साफी होने चाहिए, वो भी सारे टीवी भी चैनल्स भी कंप्रोमाइज्ड हैं। इक्का दुक्का अखबार, इक्का दुक्का टीवी चैनल्स को निकाल के किसी जगह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है, सबसे ज़्यादा लोगों के अरबों खरबों रुपए की जायज़ कमाइयाँ, सारी उम्र की कमाई जो है लगी हुई है, मगर इस पर वो भी बात नहीं करती। और वहाँ भी जो अदालत में दो तीन पार्टियाँ हैं, वो भी एक ही पार्टी है। वो बेसिकली जो लोग चोर पैसा खा गए हैं, उन्हीं की पार्टियाँ वेरियस रंग में ज़्यादातर आई हुई होती हैं। अभी आप जारी रखें। एग्जैक्टली। और इसमें एक और चीज़ देखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको लीगलाइज किया ही नहीं जा सकता, कि जैसे इनकी फॉरेस्ट की जमीन है। अब फॉरेस्ट की जमीन तो अलॉट ही नहीं हो सकती, उसमें तो इलीगैलिटी ये है कि आप जंगलात की जमीन दे ही नहीं सकते। चले वहां तो अगर कुछ मौजाजात थे, वहां से जमीनें ली गई, उसकी अलॉटमेंट का इशू है। अब जो असल थर्ड पार्टी है वो है वो गरीब लोग जिनके वो जमीनें इन्होंने कब्जा किए, जिनकी वो जमीनें इन्होंने बिल्कुल कौड़ियों के भाव खरीदी, या जिनकी वो एक्सचेंज हुई बलूचिस्तान के कॉर्नर पे, उनकी बात तो कहीं हो नहीं रही। अब बात हो रही है कि जनाब इतने पैसे आप दे दीजिए, इतने दे दीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये नैब की ही प्रेरोगेटिव है कि वो इसमें डिसाइड करे कि कितना अमाउंट बनता है, और अल्टीमेटली ये रेफरेंसेस जाएंगे, जो कुछ भी हो। अगर ये यहाँ पे पैसे जमा भी कराएंगे फिर भी जाएंगे, और फिर भी जो वहां पे दो चीजें देखी जाएंगी नैब में। नैब का जो कानून है वो बुक से बाहर नहीं जा सकते। वहां पे लिखा है कि जब आपने किसी को सजा देनी है तो फिर आपने तीन चीजें करनी है जो मैंडेटरी हैं। एक तो उसको सेंटेंस देनी है, उसके बाद आपने वो जमीन फोरफीट करनी है जिसके बारे में करप्शन हुई है, वो बहक के सरकार जब्त होगी। और ठीक है। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन 1 की मैं एक बात कर दूं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 1 का जो फैसला आया हुआ है उसके अंदर 3-4 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ऑफ कोर्स हमारी उम्मीद ये है क्योंकि ये रिव्यू या रिविजिट होगा तो उसके अंदर, मगर हमारे भी क्वेश्चन ये आते हैं कि जिस तरह आगे FIA ने रिपोर्ट बनाई, वापस ले ली, फिर नवाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी ने जाते हुए एक जाली सी एक कमेटी बनाई जिसने बड़े डूबियस अंदाज में एक वो कर दिया। अम्बड्समैन साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, ताहिर शहबाज साहब, इनको भी निकाल दिया। अभी CDA जो है वो उतना डिलीजेंटली इसको परसू करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि पटिशनर्स है ना, उनको वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर का अपना होगा, ब्यूरोक्रेट्स का है, पॉलिटिशियंस का है, एक्स जजेस का है, तो क्या CDA अंडर प्रेशर आके उसको परसू करेगी नहीं करेगी? फिर बाकी जो एजेंसियां हैं जो कि उनको एड करना है वो करेगी कि या नहीं करेगी? दूसरा, हमें जवाब ये सारे केसेस मिलते जुलते हैं। इन तमाम का बुनियादी जो है प्रेसिडेंट दूसरे पे असरअंदाज होगा। वो जो ये ना करें आप कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कर दें कि ये जो थे बड़े लोग थे तो इनका यूं फैसला हो गया, इसका हो गया। इन चारों के अंदर हमें बेसिक प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बता दे कि एम्प्रेस मार्केट में
FDA के इस फैसले में, कराची बैरिया वाले फैसले में, कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर, इन सारों के अंदर आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जिस पर आप सेटलमेंट की आखिरी हद क्या है। सेटलमेंट ऑफ कोर्स दुनिया भर में होती हैं, वी अंडरस्टैंड, मगर उसके अंदर जो गैर कानूनी चीजें होती हैं, इवन कत्ल के अंदर भी सेटलमेंट कई दफा हो जाती है बाहर के मुल्कों में, कैपिटल पनिशमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल जहाँ पे नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी सजा कम कर देंगे अगर आपका कॉन्डक्ट हो। मगर ये नहीं होता कि आप खास तौर पे क्राइम्स, और उसके अंदर भी हीनस क्राइम्स हुए हों, तो उसको आप सारे को साइड पे रख के आप सेटलमेंट कर लें और केसेस के और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता सिविल साइड है, क्रिमिनल साइड है। इवन इसमें अगर बैरियर टाउन की हद तक कोई सेटलमेंट होती है तो यही केस के रिपरकशंस होंगे मनी लॉन्ड्रिंग पे, और वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा कि अगर आपने इसको सेटल कर लिया है तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस तो ऑटोमेटिकली इसकी सब्सिडरीज हैं, छोटी हैं, तो वो इसमें मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, तो वो ये फेक दोनों अकाउंट्स वाले को केस पर इकट्ठा असर अंदाज देखना हो सकता पड़ेगा। है। बिल्कुल फेक देखना अकाउंट्स पे, ओमनी वाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस सब पे आ जाएगा। वो यहाँ यानी अगर आप उसको लीगलाइज कर लिया तो फिर वो उसको तो ऑटोमेटिकली जवाब मिल गया। कोर्ट का ऑलरेडी जो है ये वाला फैसला, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओमनी के केस के ऊपर भी, इवन कॉन्स्टिट्यूशन 1 का अगर रिव्यू के अंदर भी ये चीजें दुरुस्त ना की तो यही केस पेश किया करेंगे। जनाब ये देखे ना, ये आपने एम्प्रेस मार्केट भी गलत की, आपने हमने तो पेमेंट कर दी हुई है, तो कराची के 500 तजावजात भी गलत किया, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी सही, सारा मिला जुला है ना एक केस है। ये सारा बुनियादी तौर पे जो लीगल प्रिंसिपल है उसमें सारे ये 5-6 केसेस जो मार्केट में फिर रहे हैं, बुनियादी तौर पे एक ही केस है। बुनियादी आर्गुमेंट फिर ये इख्तियार किया जाएगा, चूंकि हमने सेटलमेंट कर लिया, हमने पेमेंट कर दिया, तो हमें वो JIT से और वो फेक अकाउंट वाले कैसे आप निकालें, देखिए ये उस पे असरअंदाज होगा। राइट। अब मुझे एक चीज बताइए कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया इसलिए कि वो गवाहों पर असरअंदाज हो रहे थे, साद रफीक को भी शायद इसलिए गवाहों पर असरअंदाज हो रहे थे। अब यहाँ मामला नैब में, खुद मलिक रियाज चाहते थे कि नैब में चला जाए, यहाँ से निकले जरा, मैं शायद तासुर मिल रहा था कि वो उसको सेटल कर लेंगे, संभाल लेंगे चीज़ों को। अब गिरफ्तारी का इम्कान कितना है कि वो असरअंदाज ना हो मामला के ऊपर इनकी, या इनसे मुल्का दीगर लोग जो सिंध गवर्नमेंट में हैं, या जो वज़ीर आला रहे हैं उस वक्त, या हैं मौजूदा वज़ीर आला, या आसिफ जरदारी साहब जो इस केस से मुतल्लिका सब लोग हैं, किसकी गिरफ्तारी का आपके ख्याल में इम्कान है या नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब JIT की रिपोर्ट आ गई है, हमारे पास तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया नैब को कि आपने फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट भी करना है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप किसी के पास अगर आप उसको एक कार्ड भेज देंगे, इन्विटेशन कार्ड, ऐसे इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केसेस में नहीं होती, एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम में तो आप कहते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन दे दें कहाँ से लिया है। लेकिन जहाँ पे किकबैक्स की बात हो, जहाँ पे आपके पास ये हो कि जनाब आपने इलीगल ऑर्डर्स दिए हुए थे, जहाँ पे ये हो कि जनाब आपने ये प्लॉट्स, ये वाली चीज़ें गलत दी, जहाँ पे ये हो कि जनाब इस आइकन टावर में आप तो ये बेनामी के आपने फ्रंट कंपनीज अपनी रखी हुई हैं, इस चीज़ों के लिए अगर उसमें अरेस्ट इस मेगा केस में नहीं होते तो फिर तो ये जो इनका कहना है कि जी जो आप अरेस्ट कर रहे हैं नून लीग वालों को वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो मैं समझूंगा कि वो सवालिया निशान दुरुस्त होगा। वो इसलिए भी पहले भी देखें आप, नैब और मैं समझता हूँ बाकी इदारे भी, इवन FIA भी जो है ना लीनियंट हो रही है। ये पहले जो कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ चुका हुआ ना कि MDA के अंदर इलीगैलिटी हुई है, गैर कानूनी तौर पे MDA का लैंड दिया जा सकता था, उसके अंदर गिरफ्तारियां ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। इस तरह ही मलीर नदी का केस है, उसके अंदर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि तमाम ताकतवर लोग बैठे हुए हैं और वो अपने किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या हमें ये तासुर मिलेगा जब गिरफ्तारी नहीं है। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनके जो नैब के हवाले से आमिर साहब कह रहे हैं उनके ऊपर बोझ भी है केसेस का, बड़े बड़े केसेस का, और फिर दबाव भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस नहीं फाइल करेंगे तो हम आपके खिलाफ FIA से तहकीकात करवाएंगे, तो यूं उनके ऊपर दबाव भी है। तो कैसे इसको मैनेज करने की सलाहियत वो रखते हैं कि जहां पर नैब का एक प्रोसिक्यूटर खड़ा हुआ है, मुकाबले में एतजाज हसन खड़े हुए हैं, मुकाबले में ख्वाजा तारिक रहीम खड़े हुए हैं, तो ये कैसे नैब की कैपेसिटी का जो इशू है उस पर भी बात करते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदी कहते हैं आपको। अच्छा राजा साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले और पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अब मसला ये है कि नैब के ऊपर दबाव भी है और बोझ भी बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े केसेस का, हाई प्रोफाइल केसेस का।
अब मसला ये है कि इधर एक आम प्रोसिक्यूटर खड़ा हुआ है जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, जो 2-2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। जवाब में खड़े हुए हैं करोड़ों वाले एतजाज़ अहसन साहब, ख्वाजा तारिक रहीम, फारूक एशनाई के MDA के वकील हैं। तो एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा, फिर कह दिया जाता है कि जी 6 महीने में फैसला करें, टाइम फ्रेम दे दिया जाता है। तो आपके ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है नैब की, या सही मैनेज कर रही है नैब और कर पाएगी? अगर ये आप मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस पढ़ें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि ये तमाम केसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूशन की टीम, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स और एक स्पेशलाइज्ड DG, उन्होंने कहा इन तमाम की टीम बनाइए और उनको दीजिए, क्योंकि उनको जो पुराना तजुर्बा है जहां पे पूछा जाता है कि जी ज़मीन की कीमत बताएं या फ्लैट की, और आगे से जवाब आता है कि जनाब आप गूगल करके चेक कर लें, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। नैब में कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा इशू है, इवन प्रेशर का इशू है कि मुझे याद है इसी बैरियर टाउन में नैब जब रिपोर्ट लाता था और कहता था कि जी हम तो सिंध गवर्नमेंट के सामने बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे याद है कि जज साहब ने उन्हें कहा नेक्स्ट टाइम डोंट कम विद अ टिश्यू पेपर बॉक्स, आपने अगर ये रोना धोना करना है तो फिर यू नो कि आपके पास क्या इख्तियारात हैं, या तो उसको इस्तेमाल कीजिए या फिर हम आपको बताएंगे। तो नैब हैज टू सी के जो कानून में उसके पास पावर्स हैं, अगर उन पावर्स को वो यूज करता है तो यकीन कीजिए कि जितने मर्जी बड़े से बड़े वकील खड़े होंगे वो कानूनी तौर पे अगर उनके अंदर रहते हुए अरेस्ट भी करते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी आप जाएं बड़े वकील लेके अदालत और अदालत से जमानतें कराएं, लेकिन जब एविडेंस होगा, GIT की रिपोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल मराहिल होंगे उन लोगों के लिए कि जो कि एक्यूज्ड हैं इन केसेस में, और उन्हें जमानत लेना, फिर अदालतों से जान छुड़ाना, और इस हैवी इसमें, और खासकर जबकि गवर्नमेंट ने नैब को एक इंडिपेंडेंस दी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि नैब इस तरीके से प्रेशराइज होगा। हाँ, ये बात है कि वो जो उसमें लोग अभी भी बैठे हुए हैं, वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज अभी भी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में अगर ये तमाम चीजें आ गई तो फिर ये प्रोलॉन्ग होगा और अल्टीमेटली यही होगा। मैं समझता हूँ कि नैब के अंदर ऑफ कोर्स एक माजी रहा है, यहाँ पे काफ़ी इनके अपने प्रोसिक्यूटर्स जो हैं कई दफ़ा वो कंप्रोमाइज्ड होते थे, वो था, मगर ये इतने बड़े केसेस हैं कि यूसी इन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करना है। ये केसेस जो है ना, इन पे डिपेंड करता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो क्या कैसे ये इसने डिसाइड करना है कि इस वक्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। लेट्स से कि ये जो बैरिया का केस है MDA का, उसमें जो ये इसके अंदर वो तमाम MD के अंदर ब्यूरोक्रेट्स कौन थे, वो सारे जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके लगाए हुए थे। इस वक्त तो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है, उसकी तमाम बड़ी हायरार्की है। आप चीफ मिनिस्टर से शुरू हो जाएं तो जितने भी कोई 5-10 चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं वो तमाम जो है इनके अंदर शामिल रहे हुए हैं। कोई मलीर नदी के अंदर है, कोई MDA के अंदर है, तमाम जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर, फलाना, जहाँ जहाँ से इजाजतनामे हैं, वो तमाम ये 172 की लिस्ट जिस तरह यहीं से पैसे कमा के फेक अकाउंट्स में जाते हैं। 172 की लिस्ट कहाँ से है? इसके अंदर जो 125 ब्यूरोक्रेट है, उन ब्यूरोक्रेट को जब यहाँ से पकड़ेंगे ना, वो बताएंगे कि ऊपर डैडी कौन था, शुगर डैडी कौन था, ऊपर कौन बैठा हुआ था, तो वो पॉलिटिशियनों का बताएंगे। मगर यहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशन ये है कि एक्यूज्ड जो हैं, MDA का भी वकील के तौर पे वो भी फारूक नाइक साहब आ जाते हैं, थर्ड पार्टी का जो लेके आते हैं वो भी घर का ही वकील होता है, सिंध गवर्नमेंट का जो वकील आता है वो कहता है जनाब नहीं, हमने तो जिसने जो कि असूली तौर पे उनको केस लड़ना चाहिए अवाम का और अपनी गवर्नमेंट का, वो खुद एक्यूज्ड हैं। सो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में मेरा ख्याल अदालत को ये जो आगे कहा है कि स्पेशल प्रोसिक्यूशन यहाँ पे करनी चाहिए, एक अपनी उस पर मदद ले लें, टॉप वकीलों से इनको दे दें। नैब की भी कैपेसिटी के इशू हैं, फिर रिसोर्सेज के इशू हैं। सो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में जहाँ के थिन लाइंस रह गई हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट, एक्यूज्ड एंड नॉन एक्यूज्ड जो है, उसमें एक स्पेशल कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाएगा तो इनके फैसले होंगे, वरना अदालत के हाथ बंधे होते हैं ना। प्रोसिक्यूशन जिस तरह आपने कहा, एक तरफ अली जफर खड़े हैं, एतजाज अहसन खड़े हैं, ख्वाजा तारिक रहीम खड़े हैं, उधर से वो बेचारा एक जो है ना, एक गंदे से काले कोट के अंदर गरीब सा एक बेचारा आ जाता है जिसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। तो वो आपको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत को मुआवनत लेनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े और बहुत अच्छे और बहुत पब्लिक के साथ खड़े होने वाले वकील मौजूद हैं कि अगर अदालत उनसे कहे 3-4 ये साथ हमारे आमिर अब्बास बैठे हुए हैं ना,
ये सुबह वॉलंटियर करेंगे। हाँ, 1 रुपया इनको फीस इनको इनको मैं आपको बता देता हूँ, इनको इस वक्त काफ़ी नैब से और बड़ी जगह से ऑफरें आई हुई हैं। इन्होंने नहीं है, मगर कल को सुप्रीम कोर्ट इनसे कहे कि आप मेरी मुआवनत तुम्हारी करें तो ये करने के लिए तैयार होंगे, बड़े लोग तैयार होंगे। सो ये बिल्कुल करना चाहिए कि इन केसेस के अंदर बड़े वकीलों के मुकाबले में देखते हुए बड़े वकील की मुआवनत लेनी चाहिए। राइट। अच्छा राय साहब, अभी आमिर साहब ने भी कहा कि इदारे माजी में अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं और अभी भी कहीं कहीं हमें दिखता है। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन 1 का भी जो जिक्र हो रहा है, तो सीडीए को की अपील जो है वो आप देख रहे हैं आती हुई उसमें, या उसका कोई जिक्र हो रहा है या होनी चाहिए सीडीए की तरफ से अपील? सीडीए का रिव्यू आएगा क्योंकि अब उनके पास रिव्यू के ऑप्शन मौजूद है। और सीडीएस अगर समझती है कि ये कोई ऑर्डर्स दुरुस्त नहीं है, और इसमें इवन मैं समझता हूं कि कोई जनरल पब्लिक से भी आदमी अगर चला जाता है और वो जाके ये कहता है, क्योंकि रिव्यू में भी ये भी होता है कि अगर कोई भी शख्स अफेक्ट हो रहा है उस जजमेंट से तो वो भी जा सकता है। सीडीए नहीं जाती, कोई और शख्स जाता है, कोई और थर्ड पार्टी जाती है, तो ये रिव्यू ओपन हो सकता है। और वैसे अगर सीडीए चलेगी तो फिर सीडीए से सवाल किया जाएगा 10 साल तक आप खामोश क्यों बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, कोई नोटिस दिया था आपने? जो अभी आई है ना मनी लॉन्ड्रिंग की केस, नैब को जो तफ्तीश भेजी गई है, मैं उसमें ऐड करता चलूं कि जो नैब को भेजा गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, नैब में एक प्रोविजन होती है जिसको अप्रूवर की बात करते हैं। अब आप देखेंगे इस महीने डेट में काफी सारे लोग आके वादा माफ गवाह इस केस में बनेंगे और उससे पता चलेगा कि जो असल बेनिफिशरीज हैं वो कौन हैं, फ्रंटमैन्स कौन थे, और वो आके बताएंगे कि ये रास्ता किधर को जा रहा है, ये फैसिलिटी दे दीजिए अप्रूवर की, हम वादा माफ। अभी मैंने आमिर साहब इनसे 172 में से 125 जो है ना वो अप्रूवर हैं। जब उनको पकड़ा जाएगा आखिर में मुझे ईसीएल पे डाला हुआ है, उसमें से जब 125 को बुलाया जाएगा, पकड़ा जाएगा ना, वो सब बताएंगे कि जनाब ये तोते की, वो जो जिन का एक तोता होता है ना जिसमें जान होती है, सारे बताएंगे जिन कौन सा था और ये पैसे कहाँ कहाँ कौन कौन। अच्छा, मैंने अभी एक सवाल आमिर साहब से, राय साहब से किया था कि गिरफ्तारी किसकी मुतवक्के है या किसकी देखते हैं सबसे पहले इसमें केस को देखते हुए, तो ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि फरियाल तालपुर हैं, मुराद अली शाह हैं, कायम अली शाह हैं, जरदारी साहब हैं, मलिक रियाज हैं और ओमनी वाले तो पहले अंदर हैं। आप इनमें से, अब वो जो 172 हैं उनमें से किसकी गिरफ्तारी आप सबसे पहले देखते हैं केस की नौयत को देखते हुए? और मैं तो लेमैन हूँ, मगर मैंने जो 30 साल से जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हैरानगी की तो ये बात है कि ये कैसे अदालतें इनको जमानतें दे रही हैं और कैसे नैब इनको गिरफ्तार नहीं कर रही, और कैसे इवन FIA, ये गवर्नमेंट बड़ी जल्दी बैकफुट पे चलेगी ना जी, ECL पे 172 क्यों डाला जो है सारा, उनका ये बिल्कुल इख्तियार है। ऑफ कोर्स उसका एक तरीकाकार है कि आगे कमेटी उन्होंने बना दी है, पर मेरा नहीं ख्याल उनको बैकफुट पे जाना चाहिए। इवन FIA पकड़ सकती है, पुलिस पकड़ सकती है, इसमें वो जो है इसमें हैरानगी की ये बात नहीं होगी कि ये गिरफ्तार हो गए। हैरानगी की बात इस वक्त है कि एविडेंस देखते हुए, यू सी कुछ चीजें हैं जो कि प्रूव होनी है, अदालतों में केस हैं, सब जुडिस्ट हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे फैसले आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का MD का केस फैसला आ चुका है कि ये गैर कानूनी तौर पे ये किया गया है, तो उसके अंदर 172 किया, 472 लोग हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनको करें। उन्हीं 400 के अंदर जो है ना 172 के अंदर आप देखेंगे तो 150 बंदा उसी में होगा, कॉमन है। इन सारों में MDA के केस में, ये तजावजात के इस केस में जो 500 का आया हुआ है, उसके बाद जो मलीर नदी का केस है, जितने भी सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड ओमनी का केस है, इसके अंदर जो कॉमन है ज्यादातर 80% लोग इन चारों में हैं, क्योंकि ये 20-30 साल से सिलसिला जारी है, वही करप्ट गवर्नमेंट, इसके अंदर भी उसके अंदर भी तमाम केसेस में आपको वही लोग मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक ही खेल था, पैसे कमाने का खेल तो एक ही था, उसकी शक्लें अगर ये बच गए, अगर ये बच जाते हैं तो फिर पता नहीं क्या इस पाकिस्तान का गवर्नेंस का भूल जाए, फिर मुझे निकलेगा। 5 सेकंड में अगर आप बता सकें कि आपको मलिक रियाज साहब इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं या फाइनली फंस गए हैं? ये इस वक्त फंस गई है नैब। अगर इन 2 केसेस में नैब की परफॉर्मेंस नहीं आती तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में इस अदारे का कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका, आमिर मतीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।